हेलो साथियों, कैसे हैं। A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। और सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग। जितने हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं और नहीं भी जुड़े हुए हैं, अभी थोड़ी देर में जुड़ जा रहे हैं, उनको सभी को गुड मॉर्निंग। क्योंकि मैं यहाँ रहने के बावजूद गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दे पाता हूँ, इसलिए एक बार और गुड मॉर्निंग उनके लिए जो अभी थोड़ी लेट से जुड़ेंगे। तो ठीक है। और एक और बात, आप लोग हमारे चैनल को काहे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, काहे इतना लेट कर रहे हैं भैया। आपके घर में और लोग देखने वाले नहीं, आपके मित्र नहीं है जो इसका लाभ चाहते हैं आप ही पास होना, अकेले टीचर बनना चाहते हैं। अरे और लोगों को बनाइए कि आपका ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर, वो यहाँ से आए वो वहां से जाए, भाई सारे लोग जुड़ जाए, ठीक। और सबको ये सब्सक्राइब करवाइए भाई, अकेले अकेले लाभ मत लीजिए। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप अकेले सब्सक्राइब किए, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो ठीक है, आज बात करते हैं जो कल की कड़ी में हम सूझ का सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत की विशेषताएं। अब सूझ क्या होता है, कल थोड़ा सा सूझ लोग बताया गया था कि सूझ होता क्या है। सूझ मतलब एक आइडिया, एक विचार कि किसी समस्या आपके सामने, कोई समस्या अचानक आती है, आप उसका तात्कालिक निदान करते हैं। आपके लिए कोई फार्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं, आपको जो समझ में आता है वो चीज करते हैं, वही सूझ होती है। जैसे आपको चोट लग गई, रास्ते में जा रहे हैं, आपको चोट लग गई, आपका हाथ थोड़ा सा कट गया, चाहे ज्यादा कट गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे भाई? सूझ वहां पे आपकी क्या करती है? उसी तरह उस हाथ को छोड़ के हॉस्पिटल में जाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। आपका सूझ ये काम करेगा कि किसी न किसी चीज से, कपड़े से या साफ सुथरे चीजें से, आपने जो कपड़े पहने उससे उसको ढक दें, दबा दें कि जिससे ज्यादा ब्लड ना निकले। यही होती है सूझ कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तात्कालिक रूप में किस तरह से काम करता है, ये होती है सूझ। अब यहाँ पे कुछ लोगों को थोड़ा सा डाउट था कि अंतर्दृष्टि क्या होती है, तो उसको भी मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि अंतर्दृष्टि होती क्या है। इसका आप संधि विच्छेद करते हैं अंतर्दृष्टि का। अंतर प्लस दृष्टि मतलब आप जो अंतर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अंतर मतलब अलग अलग तरीका, मतलब आपके पास नए नए विचार को आप अपने दृष्टि से, यानी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के सामने रखते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? अंतर्दृष्टि। मतलब अन्य लोगों के विचार जो हैं उनसे आपका विचार बिल्कुल अलग है। पॉइंट एक ही है, समस्या एक ही है, लेकिन आप उस समस्या को अलग तरीके से हल करते हैं और कोई उस समस्या को अलग तरीके से हल करता है। यही आपका सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। इसको आहा अनुभव का भी सिद्धांत कहते हैं। आहा अनुभव मतलब हम किस प्रकार का अनुभव लेते हैं, किस प्रकार से उसको जानते हैं और उसको कार्य को करते हैं। ठीक, यहाँ तक तो कल के बारे में थोड़ी सी बात हो गई कि भाई आप जो भूले भटके हो आपको याद हो जाए। अब बात करते हैं कि किताब एक आती है कि बुक का नाम, ये हर टेट में, सुपर टेट में बुक का नाम रहता ही रहता है। आप पुराना उठा के देख लीजिएगा, ये नहीं है कि किसी भी बुक का नाम, एक किताब का बुक नाम ना रहे, किसी न किसी मनोवैज्ञानिक की किताब का नाम रहता है। तो आप हमें बताइए कि जो कोहलर हैं, कोहलर इनकी बुक का क्या नाम है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई, बुक, इनकी बुक का नाम बताइए। ये आप लोग कहाँ बताएंगे भैया? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये बुक कब आई थी भाई? लॉन्च कब हुई थी? कब हुई थी? 1959 ईस्वी में। ठीक, ये बुक कोहलर की, वुल्फगैंग ऑफ कोहलर। अगर कभी कभी फुल फॉर्म नाम पूछ देता है, उसकी जगह कुछ और लिख देगा और कहेंगे आप कोहलर ही है, तो आप ये नाम भी याद रखें। वुल्फगैंग कोहलर की एक किताब है जिसका नाम है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जो 1959 में आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है कोहलर की। एक और है कोफ्फा की किताब, जो इनके सहयोगी थे, उनकी भी एक बुक आई है। उस बुक का नाम बताइए, जल्दी बताइए कमेंट में आने से। थ्योरी ऑफ
गेस्टाल्ट, ये कब आई थी? सन 1920 ईस्वी में। ठीक, ये इनके सहयोगी हैं, कोहलर के जो हैं सहयोगी पोफा, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, जो सन 1920 ईस्वी में आई थी। ये तो था इनकी बुक का नाम। इसी किताब के अंदर इन्होंने गेस्टाल्ट ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने गेस्टाल्ट को बताया। गेस्टाल्ट कहता है, ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्ट कहता क्या है? गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट में होता क्या है? जब तक, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जब तक समस्या नहीं होगी तब तक सूझ नहीं होगी। मतलब जब तक कोई समस्या हमको नहीं दिखेगी तब तक हमारे दिमाग में वो सूझ नहीं आ सकती। जब हमारे सामने कोई समस्या आएगी तभी सूझ आएगा, क्योंकि व्यवहारवादी कहते हैं पहले हम समस्या को प्रयोग करते हैं, लाते हैं, प्रयोग के द्वारा हम समस्या को बताते हैं। लेकिन ये कहते हैं जब भी समस्या आएगी तो वो अचानक रूप में आएंगे और उसका हमको तात्कालिक अचानक रूप से ही सूझ के द्वारा उसका निराकरण करना है। क्योंकि ये गेस्टाल्टवादी किस सिद्धांत को नहीं मानते हैं? प्रश्न पूछता है कि गेस्टाल्टवादी किस सिद्धांत का विरोध करके प्रतिपादन किया? तो आप कहेंगे प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को इन्होंने विशेष फोकस किया? व्यवहारवादियों के तो सारे सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया है, लेकिन वो जो 5 व्यवहारवादी हैं उनमें से सबसे ज्यादा टारगेट किसको किया गया? सबसे ज्यादा तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का जो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत है, इसका विरोध हुआ है। इसका विरोध करके, इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया भाई? कहता है कि संज्ञानवादी कहते हैं, कोहलर कहते हैं कि कोई भी समस्या प्रयत्न और भूल के द्वारा निर्धारित नहीं होती है। ये समस्या जो होती है वो सूझ के द्वारा निर्धारित है। समस्या का समाधान प्रयत्न और भूल के द्वारा नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान सूझ के द्वारा होगा। जब तक मनुष्य के अंदर सूझ नहीं होगा, समस्या का हल नहीं कर पाएगा। सूझ जैसे ही हमारे अंदर विकसित होगी, समस्या को हम हल कर लेंगे, वो भी विभिन्न तरीकों से। हमारे पास एक समस्या है तो हम अन्य लोगों से राय लेते हैं ना, 100 लोगों से राय लेंगे तो वो 100 प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे, 100 प्रकार की सूझ बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। आपके वो समस्या जो एक है ना, 100 प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे गणित का सूत्र होता है ना, अलग एक ही सवाल को आप अनेक सूत्रों के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो वही सूझ का ये सिद्धांत इस पे लागू होता है। अब गेस्टाल्ट के कुछ संप्रत्यय हैं। कितने संप्रत्यय होते हैं? ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा सारे एग्जाम के। गेस्टाल्ट के कुछ संप्रत्यय हैं, पूछता है गेस्टाल्ट के कितने संप्रत्ययों में विभाजित किया गया है। तो आपका उत्तर बताइए भाई, गेस्टाल्ट को कितने संप्रत्ययों में विभाजित किया गया है? गेस्टाल्ट जो है, ये शब्द है गेस्टाल्ट का संप्रत्यय। कितने संप्रत्यय है भाई? गेस्टाल्ट के कितने संप्रत्यय है? ये संप्रत्यय भी पूछता है कैसे? एक ऑर्डर लगा के, कौन इसमें से है और कौन इसमें से नहीं है, या तो अरेंज करने के लिए दे देता है कि ए का बी का, बी का सी का, सी का डी का, ऐसे करके दे देता है। तो कितने संप्रत्यय हैं? तो आपको पता होना चाहिए 5। पांचों कौन कौन से हैं? एक एक करके नाम बता दीजिए। पहला है लक्ष्य, दूसरा है बाधा, तीसरा है तनाव, चौथा है संगठन, पांचवा है पुनरुत्थान। ये आपके गेस्टाल्ट के 5 संप्रत्यय हैं।
ये आपके पांचों के स्टाइल के संप्रत्यय है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इस चीज को रख लेता हूं, इसलिए आपको जानना जरूरी है। लक्ष्य क्या कहता है? हम अपना कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई भी एनीवन कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, ठीक। अब उसको हम प्राप्त करने में हमको क्या आती है? बाधा आती है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको बाधा आती है। जब समस्या आती है हमारे सामने तो हमारे अंदर क्या आता है? तनाव होना शुरू कर जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, अनेक प्रकार के। कभी गए हैं कॉलेज? गए हैं? वहां जाने के बाद आपको कोई ना कोई समस्या हुई होगी शुरुआत में, तो आप उसके साथ कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट के साथ आपको किस किस तरह से परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो पहले लक्ष्य को हम देखते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको बाधा का सामना करना पड़ता है, और जैसे ही बाधा हमारे सामने आती, हमारे दिमाग में वो तनाव आना शुरू हो जाता है कि कैसे इस कार्य को करें। अगर उस तनाव को दूर करना है तो हमको एक संगठन मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। मानसिक रूप से कैसे मजबूत होंगे? कि हमको पल पल समस्याएं आएंगी, पल पल समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं का हम किसी सिद्धांत के माध्यम से हल नहीं कर पाएंगे। उस सिद्धांत के माध्यम से बिल्कुल नहीं हल कर पाएंगे। हमको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, और हर समस्या के लिए अलग अलग प्रकार की सूझ होनी चाहिए। हम उसके लिए एक संगठन बनाते हैं कि हम किसी भी समस्या का हल कर ले जाएंगे। और पुनरुत्थान जब इतना करने जाएंगे आप, तो आपका कभी पुनरुत्थान मतलब दोबारा जन्म, दोबारा उसका अलग तरीके से निराकरण, अलग तरीके से फिर, यानी भविष्य में आपके सामने कोई लक्ष्य बनाते हैं और फिर बाधा आती है, तो आप उसको दूर कर सकते हैं। क्योंकि सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण, ये शब्द पॉइंट नोट कर लीजिएगा। संवेदना, ठीक, ये शब्द जो है प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, ये दोनों पर निर्भर करता है। ये जो पांचों संप्रत्यय है, ये प्रत्यक्षीकरण और संवेदना पर निर्भर करता है। क्यों करता है भैया? प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है? कमेंट के माध्यम से जल्दी बताइए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, आ जाएगा। प्रत्यक्षीकरण मतलब ये होता है कि हम कभी भी कोई समस्या हल किए रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम कोई समस्या कोई हल किए रहते हैं, हमारे सामने कभी भूत में कोई समस्या आई रहती है। आज से 4 दिन पहले, 100 दिन पहले, 1 साल पहले, 5 साल पहले कोई समस्या आई रहती है, और ठीक उसी तरह की समस्या आज आ गई है, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्षीकरण। मतलब जैसे हमने पूर्व में समस्या देखी थी, उसी तरह की समस्या आज भी आ गई है, उसको उसी रूप में हल, सूझ के द्वारा हम हल कर लेंगे जैसे पहले हल किए थे। तो ये प्रत्यक्षीकरण होता है। पूर्व की जो समस्या वही समस्या, उसी तरह की समस्या जो भूत में समस्या हुई रहती है, उसी तरह की समस्या वर्तमान में होती है, उसी को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और एग्जाम में पूछता भी है कि कौन सा शब्द इसमें से है, सूझ के सिद्धांत में से कौन सा शब्द है? प्रत्यक्षीकरण। आप उत्तर रहेगा प्रत्यक्षीकरण। संवेदना ये कहता है कि आपके अंदर दुख, सुख, हंसी सब कुछ है, सारे प्रकार के संवेद हैं। तो आप कितने अच्छे तरीके से मैच्योर होते हैं कि अपने कार्य को उस संवेदना के माध्यम से, जैसे हमारे पास कोई समस्या आई, भाई हंस के कोई समस्या हम हल कर देते हैं, और कोई रोके। औरतों का कहा जाता है ना, एक त्रिया चैत्र होता है, त्रिया चैत्र, ठीक। उन त्रिया चैत्र को कहते हैं भगवान नहीं समझ पाए हैं। क्यों नहीं समझ पाए हैं भाई? कहते हैं पल में रोने लगती हैं, 10-10 सेकंड में रोने लगती हैं, पता नहीं क्या खो गया है, क्या पा गई, हंसने भी लगती हैं। तो उनका त्रिया चैत्र जब भगवान नहीं समझ पाए, तो हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या समझेंगे भैया? तो ये यहाँ पे लागू होता है कि उनका त्रिया चैत्र जो होता है वो हमारे समझ से बाहर है। कब प्यार लुटाएंगी, कब झाड़ू उठा देंगी, ये कोई गारंटी नहीं है भैया। पल में मासा, पल में कुछ भी, झाड़ू के साथ साथ भोजन भी खिलाएंगी, कैसे? पीट पाट के। तो ये संवेदना होती है कि संवेदनाओं के साथ वो कैसे कैसे हल कर सकते हैं। जैसे कोई मैहर में गया है तो वहां पे उस तरह के आवरण के साथ, उस तरह के हाव भाव के साथ पहुंचे। कोई कॉमेडी नाइट शो में गया है तो उस तरह के हाव भाव के साथ जाए वो, तो वो क्या होती है? संवेदना होती है। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पे, ठीक। अब आते हैं, बात करते हैं इनकी विशेषताएं। कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जिसमें से
प्रथम विशेषता क्या है? प्रथम विशेषता क्या है? सीखना विशेषता लिख दें, नहीं तो आप लोग बहुत महान है। विशेषता, सीखना अचानक होता है। मनुष्य कहता है कि हम कभी भी एक ढर्रे पे चल के नहीं सीखते हैं, सिद्धांत पे रह के नहीं सीखते हैं। जो हमारे अंदर सीखने की क्रिया होती है वो अचानक होती है। अचानक कैसे? जब सूझ हमारे अंदर आती है अचानक रूप से ही आती है। कोई समस्या हमारे सामने आती है तो अचानक ही आती है। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि जो है भगवान की तरह है। वो कभी आपको बता के आपके घर नहीं आता है। उसी तरह समस्या होती है, आपको कभी बता के आपके पास नहीं आती है। वो समस्या क्या होती है? अचानक ही आती है और आपको अचानक ही उसको फेस करना है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर हैं। हल्के फुल्के प्रिपेयर हो सकते हैं, शायद उससे बड़ी समस्या हो सकती है। तो समस्या का कोई आकार नहीं होता है। समस्या छोटी भी हो सकती है, समस्या बड़ी भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको अचानक रूप से सूझ के लिए तैयार होना पड़ता है। और समस्या जो सीखना कहा जाता है, सीखना जो होता है अचानक होता है। दूसरा है सीखना यंत्रवत नहीं होता है। सीखना जो है एक मशीन की तरह नहीं है कि आप बस काम किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, कल काम किए जा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं। आपका भी दिमाग कहता है ना कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। कुछ सोचते सोचते क्या कहते हैं, हमारा तो सर दर्द करने लगा, हम तो एकदम थक गए। आपको कुर्सी पे चुपचाप बैठाए रखा जाए, कोई काम न करने दिया जाए, तो भी आप कहते हैं हम थक गए। ये क्या है? ये आपकी थकावट है। यही कहता है कि सीखना जो होता है यंत्रवत नहीं कि हमको बस लगातार कुछ सिखाया जाए, कुछ सीखे ना। वो तो व्यवहारवादियों के सिद्धांत में होता था कि जैसे तत्परता के नियम में कि बार बार वो क्रिया की जाती है, बार बार क्रिया की जाती है, बार बार क्रिया की जाती है। क्रिया प्रसूत के पहले क्रिया की जाती है, फिर उद्दीपक उसके सामने आता है। तो इस तरह से वो कहता है कि नहीं, उसमें जो व्यवहारवादी हैं वो यंत्रवत सिखाते हैं, ठीक। लेकिन जो सूझ का सिद्धांत और संज्ञानवादी वो कहते हैं कि नहीं भाई, वो यंत्रवत सिखा सकते हैं, हम बच्चों को यंत्रवत नहीं सिखा सकते। हम उनको स्वतंत्र छोड़ेंगे और वो अपने हिसाब से सीखेंगे। वो सीखना जो होगा यंत्रवत नहीं होगा। तीसरा कहता है सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है। सीखने की प्रकृति अस्थायी होती है। मतलब इस सिद्धांत के अंतर्गत, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर सीखना जो आ रहा है, इसमें जो सीखने की प्रकृति होती है बिल्कुल रूप से अस्थायी। मतलब जो चीज प्रत्यक्षीकरण का मैंने अभी नाम लिया ना, जैसे समस्या भूत में आप समस्या आई थी और उसका निराकरण कर चुके हैं, और वही समस्या आज के समय में आ जाती है, तो आप उस समस्या को हल कर लिए हैं, तो आज उस समस्या को उसी तरह से हल कर लेंगे। जैसे गणित का सूत्र बहुत पहले बना दिया गया है, तो क्या उसी समय के लिए है? आज के लिए नहीं है, आज के लिए भी है। तो वो ज्ञान जो हम पहले, आज से 5 साल पहले सीख लिए हैं, क्या वो हमारे लिए काम नहीं करता है? क्या वो ज्ञान आज भी हमारे लिए काम करता है? तो यानी वो चीजें जो हम पूर्व में सीखे हैं, हमारे वर्तमान में भी वो अस्थायी रूप से होती हैं। वही सीखना होता है, ठीक। चौथा है सीखना सूझ पर आधारित होता है। सूझ पर आधारित होता है। जो हम सीखते हैं, जो भी कार्य हम सीखते हैं, वो हमारे सूझ पे निर्भर करता है कि हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, और उसके लिए हमारे अंदर किस प्रकार की सूझ आ रही है और उस तरह की समस्याओं को हम किस तरह हल कर ले जा रहे हैं, वो हमारी सूझ होती है। किसी समस्या जब हमारे सामने अचानक आती है और उस समस्या को हम किस पर आधारित करके, सूझ के द्वारा ही हल करते हैं। जो तात्कालिक समस्याएं होती हैं वो सूझ के द्वारा ही हल की जाती है। इसीलिए सीखना जो होता है, हम जो भी आज तक सीखे हैं, वो भूत पर, वर्तमान, भविष्य में जब भी सीखेंगे तो पूर्व अनुभव के साथ ही नई समस्या का हल करते चले जाएंगे। पहले
साइकिल बनी होगी, तब मोटरसाइकिल बनी होगी, तब वायुयान बना होगा, तब अलग अलग तरीकों से। ये नहीं कि आज का जो बाइक आप देखते हैं वो बहुत समय पहले वैसी बाइक बन गई थी, नहीं। ये कह रहा है कि सीखते हैं, धीरे 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 उनमें अन्वेषण होता चला जा रहा है। ठीक, पांचवा है सीखने का निरीक्षण अलग ढंग से जो हम कहता है सीखते हैं उसका हम निरीक्षण करते हैं तो अपने अलग ढंग से, मतलब कोई उसी समस्या, कोई गणित का सवाल है उसको कोई 2 मिनट में हल करता है, कोई 8 मिनट में हल करता है, कोई हल ही नहीं कर पाता है। तो जो सीखता है और उस सवाल का निरीक्षण करता है तो वो क्या करता है, अपने अपने तरीकों से हल करता है, चाहे वो कम होता है चाहे वैसी होता है, वो अपने अलग अलग निरीक्षण के माध्यम से ही सॉल्व करता है। ठीक, और ये कहता है यहाँ पे लास्ट वाला, यहाँ पर सीखने की जो प्रकृति होती है एक और चीज की तरह होती है। किस तरह की? संज्ञानात्मक। ये शब्द बहुत बार सुने होंगे, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक होती है। जो सीखने की प्रकृति होती है वो संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक क्या होता है? किसी के बारे में आपको पहले से मालूम होता है। संज्ञान मतलब क्या होता है? किसी के बारे में आपको पहले से मालूम है। कहते हैं ना, ये मेरे संज्ञान में है, ये कार्य मेरे नॉलेज में है, ये इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूं। तो वो क्या चीज आप कहते हैं? ये यही कहते हैं। इस सीखने की प्रकृति जो होती है संज्ञानात्मक, यानी इस समस्या को हम कहीं न कहीं सुने थे, वो चीज हम जानते हैं कि इस तरह से ये हल किया जाता है। किसी पहाड़े को किसी ट्रिक के माध्यम से किसी देश की राजधानी याद करना हो तो क्या है, हमारे संज्ञान में है, उस देश की संस्कृति ऐसे है, तो क्या कहते हैं, पूरी तरह उसकी संस्कृति बता देते हैं? नहीं ना। तो ये चीज कहते हैं कि उसके बारे में थोड़ा बहुत संज्ञान है, थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास है, थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे पास उससे मिलता जुलता है कि भाई इसके बारे में हम थोड़ा बहुत। इसमें से कितने लोग अमेरिका गए हैं? नो, मैं भी नहीं गया हूं। ये नहीं कि मैं पूछ रहा हूं तो मैं गया हूं, लेकिन अमेरिका के बारे में आप जानते हैं ना कुछ। ऐसा तो है नहीं कि आप अमेरिका के बारे में कुछ नहीं जानते। नहीं कुछ जानते होंगे तो आज बाइडेन राष्ट्रपति हैं, ये जानते ही होंगे। इतना ही काफी है। तो वो क्या है, आपके नॉलेज में है। तो वही कहा जाता है कि सीखने की प्रकृति संज्ञानात्मक। आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है, आप कितने जल्द तैयार हैं, कितने आप नॉलेज रखते हैं। किसी के बारे में जितना अधिक नॉलेज रखेंगे, समस्याओं को आप उतनी जल्दी हल कर पाएंगे। तो ये थी सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं। इन विशेषताओं से अलग कोई विशेषताएं नहीं आती हैं। एक और विशेषता लिखने चाहे तो आप लिख सकते हैं कि सीखना जो होता है अन्वेषणात्मक होता है। सीखना जो होता है, सीखना जो होता है वह अन्वेषणात्मक नहीं, खोज कर लेना है, खोज के द्वारा होता है। अन्वेषणात्मक मतलब खोज ही होता है। ठीक, तो जो सीखना होता है, हम किसी चीज को ये नहीं कि पहले से पा गए हैं, उसकी किसी न किसी समय में खोज हुई होगी। खोज होते 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 ये मार्कर और व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है, क्या ऐसे ही पहले से जब प्राप्त हुआ था तो इसी तरह से प्राप्त हुआ था? नहीं, जब इसकी हमको जरूरत पड़ी कि इस तरह से भी कुछ होता तो हम ऐसा काम कर सकते थे। तो वो जैसे जैसे खोज हुआ कि तब जाके आज हमारे पास व्हाइट बोर्ड और मार्कर पड़ा हुआ है। तो ये किसका नतीजा? जो हम सीखे अभी तक उसकी खोज किए, और खोज के द्वारा हम पा गए। अचानक आया होगा दिमाग में आइडिया कि किस तरह से। आपका दिमाग नहीं घूमता है, बहुत तरीकों से, अलग अलग तरीके से घूमता है। तो ये थी आज की विशेषताएं। इससे 7 के अलावा अन्य कोई विशेषताएं नहीं होती हैं। उनका जो गेस्टाल्ट जो किताब है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इस तरह की विशेषताएं उसके बारे में बताई गई हैं। इसके अलावा कोई विशेषताएं नहीं होती हैं। अगर बताई जाती हैं तो इन्हीं से तोड़ के वो विशेषताएं होती होंगी। ठीक, तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और अभी भी इस चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है, भैया एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।